कुदरत ने हमें हर मौसम में हजारों फलों और सब्जियों की नेमत से नवाजा है। कहा जाता है कि हर मौसम में आने वाले फलों को जरूर खाना चाहिए क्योंकि वो हमें तंदुरुस्ती अता करते हैं। लेकिन आजकल सब्जियों, फलों, अनाजों और यहाँ तक कि तेल मसालों में भी केमिकल्स की मिक़दार बढ़ती जा रही है, जिसकी खास वजह फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का मुसलसल बढ़ता इस्तेमाल है। हैदराबाद की आरिफा रफी ने पिछले 7 सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया है और उन्होंने इससे कई किस्मों के ऑर्गेनिक आमों की फसल तैयार की है। वो इसमें साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। नहीं, मैं हैदराबाद में पैदा हुई और मेरे स्कूलिंग स्टैनली गर्ल्स हाई स्कूल से है और इंटरमीडिएट सेंट एन्स से करी मैं। उसके बाद नोबल नेटवर्किंग इंजीनियरिंग करी जो कि यूएस से है। और उसके बाद हम लोग आफ्टर मैरिज दुबई और सऊदी चले गए। एक 10 इयर्स के लिए हम लोग बाहर थे। फिर वापस आकर मैं एसबीआई एज प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन हुई। एज प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन होने के बाद वहाँ पे क्योंकि ट्रांसफर्स बहुत थे और मेरे को मेरे बच्चों की तरफ से बहुत दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैं वो जॉब भी रिज़ाइन कर दी। एक्चुअली हम लोग जब दुबई और सऊदी से आए थे तो एज मेरे हस्बैंड फार्मर फैमिली से है, तो उनको हमेशा से था कि एक फार्म होना चाहिए और लैंड्स हम लोग दुबई सऊदी में थे जब भी खरीदे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे उसके ऊपर। बट जब एसबीआई से रिज़ाइन करी तो मैं बोली चलो लैंड क्यों वेस्ट करें, तो इसीलिए हम लोग फार्मिंग का सोचे। और फिर जब देखे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाह रहे थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मैंगो के लिए बहुत फिजिबिलिटी है, बहुत ईजी होता। अगर कंपेयर करें दूसरे चीज़ों से कंपेयर करें तो मैंगो फार्मिंग के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छा सूटेबल है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक नई तरह का तरीका है जिसमें ग्रीन मैन्योर्स और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करके फसल उगाई जाती है। इसमें क्रॉप रोटेशन और बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल की तकनीक को अमल में लाया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मेन ये होता है कि खाद नेचुरल होता है। जो भी बैक्टीरिया रहता वो बैक्टीरिया हम लोग दूसरे कंपनीज से लेते और इसमें खाद में मिक्स करके हर साल बरसात के टाइम पे पूरा झाड़ों के पास पूरे ये खाद सप्लाई कर देते। उसके बाद बीच बीच में भी खाद देना पड़ता। और दूसरा रहता ग्रीन मैन्योरिंग। ग्रीन मैन्योरिंग का कॉन्सेप्ट ये रहता कि जैसा ढैंचा वगैरह है उसको स्प्रेड करते, पूरे फार्म में डाल देते और 40 दिन के बाद उसको काट के ज़मीन में फिर गाड़ देते। ये जो ग्रीन मैन्योरिंग होती उससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता। नाइट्रोजन बहुत प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी रहता। जैसा अपने लिए ऑक्सीजन है, प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होने से प्लांट्स भी एक बढ़ते और इवन फ्रूट्स लगने के टाइम पे भी बहुत हेल्प होता उससे। और उसके बाद हम थोड़े चीज़ें जैसे वर्मी है, वर्मी हमारे फार्म में खुद बनाते। वर्मी जो है सो ये अर्थवर्म्स से बनती है, तो अर्थवर्म से वर्मी बनाते और वो भी प्लांट्स के पास डाल देते। साल में 1-2 बार प्लांट्स के पास डाल देते। ये आम जितने जायकेदार हैं, वहीं सेहत के लिहाज से भी ये उतने ही फायदेमंद भी होते हैं। मेनली जब दुबई सऊदी में थे तो क्वालिटी प्रोडक्ट खाने की बहुत आदत हो गई थी। तो यहाँ पे जिधर भी जाओ आपको कोई क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलता, तो उसके वजह से। और हम लोग जब वापस भी आए तो आम के सीजन में अमराई जाके आम लाके हम लोग खुद पकाते थे, क्योंकि बाहर के पके हुए आम खा नहीं सकते थे और वो टेस्ट ही नहीं आता। तो फिर जब हम सोचे कि जब अपना खुद का फार्म लगाए तो कुछ तो डिफरेंस रहना चाहिए एक नॉर्मल फार्मर को और एक एजुकेटेड फार्मर को। तो इसीलिए फिर जब मैं रिसर्च करी तो ऑर्गेनिक फार्मिंग उतनी मुश्किल भी नहीं है जितनी कि बताई जाती है। तो उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करी, फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगे। कार्बाइड से कैंसर होता और कार्बाइड इज़ अ बैंड केमिकल। कार्बाइड बिल्कुल एक्चुअली यूज़ नहीं करना है, बट इलीगली यूज़ हो रहा है वो। तो कार्बाइड से पके हुए आम में ना टेस्ट आता, क्योंकि वो रातों रात पक जाते। तो पकने का एक अपना खुद प्रोसेस होता, जो आमों में खुद से हीट डेवलप होना चाहिए। ऐसी कई चीज़ें होना चाहिए जो आम में से वो पकेंगे तो आपको नेचुरल टेस्ट मिलेगा। लेकिन क्योंकि जल्द से जल्द लोग मार्केट में बेच देना चाहते हैं अपना प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें वेस्टेज बहुत हो जाता, स्टोरिंग का प्रॉब्लम हो जाता, इसीलिए कार्बाइड डालते और रातों रात मार्केट में सप्लाई कर देते। इसके वजह से आपको नेचुरली आपका हेल्थ तो ठीक नहीं रहेगा। और जब आप आम खाते तो नॉर्मली आप ये कंप्लेन करते कि पेट में प्रॉब्लम हो रही है और कई सारे कंप्लेंट्स करते, जबकि नेचुरल चीज़ नेचुरल सीजन में खाने से एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
लेकिन क्योंकि ये कार्बाइड में पके हुए रहते तो प्रॉब्लम होती। इसीलिए हम लोग ये सब, और हम लोग तो पैदावार से केमिकल्स नहीं यूज़ करते, उसकी यानी झाड़ों के पास भी हम लोग केमिकल्स बिल्कुल यूज़ नहीं करते। उसमें क्या होता है कि केमिकल्स यूज़ करने से आप एक तो आपका जो ग्राउंड है वो पूरा तरीके से पोल्यूट हो रहा है, एयर पोल्यूट हो रहा है, वाटर पोल्यूट हो रहा है। तो ये नेचुरल, ये 100 ईयर ओल्ड टेक्निक्स है। ये 100 ईयर ओल्ड टेक्निक्स में क्या है, सिर्फ आप खाद जो आपके पास अवेलेबल है खाद, उसमें आपको जो है सो कुछ एनहांसमेंट करके यूज करना रहता, जो कि अभी रिसर्च से आपको कई सारे बैक्टीरियाज है जो यूजफुल बैक्टीरियाज है, वो अगर आप उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं या उसमें मिलाते हैं तो उसमें आपको खाद, अच्छा लेवल का खाद मिल सकता है। इसमें दिक्कत यही आती है कि ऑर्गेनिक और केमिकल में, कि केमिकल में आपको प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जैसे केमिकल में आपको एक झाड़ में शायद 20-25 किलो आ जाए, और ऑर्गेनिक में आपको इसमें प्रोडक्शन आधे से भी बाज़-औक़ात कम हो जाता है, लेकिन क्वालिटी आपकी डेफिनेटली उससे बेहतर होती है। और स्लोली अगर आप आपका ग्राउंड अच्छा उसको डेवलप करते गए तो आगे चल के ऑर्गेनिक में भी आपको आउटपुट अच्छा रहे। आम की फसल को लगाने से लेकर काटने तक किसी भी तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें आज भी 100 साल पुरानी तकनीक को काम में लाया जाता है। पंचगाव्य का मतलब है 5 चीजें, तो गाय का वेस्ट, गाय का दूध, गाय का घी और दही, ये सब मिला के इसको फर्मेंट करते, यानी 15-20 दिन उसको बाजू रख देते, और उसके बाद 20 दिन के बाद ये झाड़ के पास यानी रूट के पास अप्लाई कर देते इसको। तो ये सब चीज़ें साल भर चलते रहती, एक एक फेस में एक एक चीज़ चलती है। उसके बाद और ग्रीन मैन्योरिंग जो प्लांट्स के पास है वो रेगुलरली करते हैं हम लोग। बरसात में हम पूरा मैन्योर दे रहे हैं, खाद वगैरह दे रहे हैं। उसके बाद जो है सो मेन शुरू होता है दिसंबर एंडिंग से, जहाँ पे झाड़ों को फूल आना शुरू हो जाते हैं, तो वो फूल को बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फूल के लिए बहुत केयरफुली वो करना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास पूरे विंड ब्रेकर्स लगाए हैं। विंड ब्रेकर्स का मतलब है कि ताकि विंड जो आता है उसको कट कर सके। उसके लिए हम लोगों ने टीक का प्लांटेशन किया है, कैजोरिना का प्लांटेशन किया है, टोटल बाउंड्रीज पे प्लांटेशन करके रखे हैं। तो वो फ्लावरिंग के टाइम पे फिर पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉलिनेशन के लिए थोड़े चीज़ें यहाँ, क्योंकि ऑर्गेनिक है, हम मेडिसिन फिर नहीं यूज़ कर सकते, तो नेचुरल पॉलिनेशन करवाते हैं। जैसे मक्खी वगैरह आके पॉलिनेशन के लिए हेल्प करना चाहिए, तो थोड़ा जैसा गुड़ वगैरह रख देते हैं फार्म में, तो उससे मक्खी आना शुरू हो जाती है। तो पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो जनवरी से हमारा मेन एक्चुअल प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो उसके बाद पॉलिनेशन के बाद जो है सो जब फल आते हैं, छोटे छोटे जब वो फल आते हैं, तो फिर जब जो है सो हम लोग ये नीम लीव्स वगैरह नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उसको पूरा प्लानिंग करना पड़ता है। आरिफा अपने बागान में मुख्तलिफ किस्मों के आम उगाती हैं, जिसमें अल्फांसो, हिमायत, बगनपल्ली, सुवर्णरेखा, मलिका, दशहरी और लंगड़ा भी शामिल हैं। अपनी वेबसाइट के जरिए आरिफा इनामों को खरीदारों के घर तक दस्तयाब कराती हैं। हमारा ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे कस्टमर जाके ऑर्डर कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड है। उसके बाद हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये कस्टमर को ये रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ से डिस्पैच शुरू कर देते हैं। तो वो थ्रू कोरियर डिस्पैच करते हैं। 2 kgs मिनिमम है। और दूसरा और एक ये है हमारे पास कि एवरी वीक सीजन पास है। सीजन पास जैसा यानी आप सिर्फ एक बार ऑर्डर करेंगे तो 4 वीक्स कंटिन्यूसली एवरी वीक हम आपको मैंगोज भेज देंगे आपके घर पे। यानी आपको एवरी वीक ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार ऑर्डर कर दीजिए, चाहे 4 वीक्स के लिए हो या चाहे 6 वीक्स के लिए हो या 8 वीक्स के लिए। आमों की फसल को कीड़ों से बचाना एक मुश्किल मरहला है, जिसके लिए आरिफा हरी मिर्च, नीम, सीताफल जैसी कुदरती चीजों का इस्तेमाल करती हैं। एक नेचुरल सी चीज है कि हर झाड़ को पेस्ट आना जरूरी है। तो कीड़े जो थोड़े पेस्ट अच्छे रहते हैं, थोड़े पेस्ट अच्छे नहीं रहते। तो अच्छे पेस्ट जो नहीं रहते हैं उनको मारने के लिए नॉर्मली पेस्टिसाइड्स यूज होता है। अगर नॉर्मल फार्मिंग में देखा गया तो उससे क्या हो जाता है, इमीडिएटली एक दिन में ही पेस्ट पूरा मर जाता है, 1 दिन या 1 हफ्ता, डिपेंड्स ऑन द यानी जो इंटेंसिटी से स्प्रे करते हैं उसके हिसाब से। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम ये उस पर बिलीव करते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
तो आपको ये सब पहले से, इसमें मॉनिटरिंग ज़्यादा करना पड़ता है, झाड़ों की जो मॉनिटरिंग है। दूसरे उसमें अगर आपको दिख गया पेस्ट, आप मार देंगे, 1 हफ्ते में 10 दिन में कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर पेस्ट बढ़ गया तो ऑर्गेनिक में इसमें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको पेस्टिसाइड्स के हम लोग खुद बनाते हैं। ये पेस्टिसाइड्स कैसे बनाते हैं, मेनली अगर आप देखें तो नीम लीव्स, जो नीम लीव्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें कड़वाहट होती, वो इवन पेस्टिसाइड्स को नहीं पसंद होती, नेचुरल पेस्टिसाइड है वो। तो नीम लीव्स से हम लोग जो है सो पूरा उसका डिकॉशन बनाते हैं, नीम लीव्स का डिकॉशन बना के उसको स्प्रे करते हैं। उस तरीके से 10 तरीके के लीव्स होते हैं नेचर में, जो इस तरीके के अपने को एंटी पेस्ट में काम आते हैं। और ये 10 लीव्स वो लीव्स होते हैं जिसको इवन ये क्या बोलते हैं, बकरी, भैंस बकरी नहीं खाते हैं नॉर्मली, क्योंकि कड़वाहट रहती है उनमें, नहीं खाते हैं। जैसे सीताफल के लीव्स हैं, नीम के लीव्स है, और दूसरे कई सारे ऐसे लीव्स को मिला के हम लोग उसमें स्प्रे करते हैं। जहां आमतौर पर आमों को पकाने के लिए कार्बाइड और केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ ऑर्गेनिक फार्मिंग में फसल तैयार होने के बाद इन आमों में से सैप या सफेद चिपचिपा पानी को निकाला जाता है और फिर कुदरती तरीकों से आमों को पकाया जाता है। हम लोग एक तो पहले देखते हैं कि वो मैच्योर हुआ या नहीं हुआ, तो वो देखना बहुत ज़रूरी होता, तभी उसकी मिठास बराबर आती है। उसके लिए आपको साइंटिफिकली TSS चेक कर सकते हैं आप विद एन इंस्ट्रूमेंट। तो वो रैंडमली एक थोड़े आम चेक कर लेते हैं, उसके बाद कटिंग शुरू कर। कटिंग जब करने के बाद मेनली क्या होता है, उसका सैप रहता है, सैप जो वाइट लिक्विड जो आता है, उसको जो है सो हम लोग पूरे आम को उल्टा लगा देते हैं। एक फ्रेम बना के रखते हैं हम लोग, तो उस पे जो है सो उल्टा लगा देते हैं। ये पूरा साइंटिफिक प्रोसीजर है जो करना जरूरी है। इसके लिए 1.5 आवर रखना पड़ता है हर आम को। तो ये हो जाने के बाद हम लोग इसको धोते हैं आम को, और गर्म पानी में धोते हैं, क्योंकि गर्म पानी में धोने से क्या होता है, जो डिजीज बाद में पकते सो टाइम पे आते हैं वो नहीं आते हैं। आपको जैसा आम कट करेंगे तो अंदर से कीड़े निकलेंगे, अगर वही आम अगर गर्म पानी में धो के अगर पकने रखेंगे तो नहीं निकलते कीड़े। तो ये प्रोसेस करके फिर हम उसको पकने रख देते हैं, और घास में पकने रख देते हैं, और उसके बाद पैकिंग करके थ्रू कुरियर हमारे कस्टमर्स को भेज देते हैं। पूरी तरह पकने के बाद आमों की खुसूसी पैकेजिंग की जाती है। अब ऑर्डर मिलने पर आरिफा इन आमों को हिंदुस्तान और बैरूनी मुल्कों में दरामद करती हैं। तो इसमें पैकेजिंग मेन हमारा 5 प्लाई कोरुगेटेड बॉक्सेस में, जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी पैकिंग होती है, वो करते इवन इंडिया में भी भेजने के लिए, क्योंकि कुरियर से भेजने के टाइम पर आप रिस्क नहीं ले सकते, तो पैकिंग एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। तो 5 प्लाई कोरुगेटेड विथ होल्स रहते बॉक्सेस, ताकि एयर उसके अंदर आ सके। अगर एयर नहीं आएगा तो फिर आम खराब हो जाते। तो उसमें हम लोग जो है सो स्क्रैप पेपर डाल के और नेट पाउचेस में रख के पैकिंग कर देते हैं। उसको पैकिंग करके सेम डे कुरियर से भेज देते, और डिपेंडिंग ऑन यानी कहाँ जा रहा है, 1 दिन से 3 दिन के अंदर पहुँच जाता है। आरिफा रियासत आंध्र प्रदेश की पहली खातून है जिन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत की, और उनकी इस कामयाब कोशिश के लिए उन्हें बिजनेस लीडर अवार्ड फॉर एग्री प्रोडक्ट से नवाजा गया। मेरे को बिजनेस लीडर अवार्ड मिला है इन एग्री प्रोडक्ट्स रिसेंटली, जो चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी जी दिए, और दूसरा बेस्ट हॉर्टी गार्डन यानी हॉर्टिकल्चर गार्डन बोल के नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में दिए हैं। किरण कुमार रेड्डी जी से मिलना ये एक डेफिनेटली एक अचीवमेंट की तरह लगा, कि अभी तो हमारे ये जस्ट शुरुआत है हमारे बिजनेस की, तो शुरुआत में इस तरीके से एंकरेजमेंट मिला, तो आगे चल के और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लगी कि और अच्छा बेहतर करना है। आंध्र प्रदेश में आमों की पैदावार काफी अच्छी है और ये हिंदुस्तान के दूसरे नंबर पर है, लेकिन दरामद करने की सहूलियत न होने की वजह से यहाँ से आमों को फरोख्त करना काफी मुश्किल होता है। मैंगो के एक्सपोर्ट में एक्चुअली आंध्र प्रदेश का पोजीशन 3rd या 4th है, जबकि प्रोडक्शन में 2nd है। एपी का प्रोडक्शन 27% है और महाराष्ट्र का प्रोडक्शन 3.5% है। तो 8 to 9 टाइम्स कम होने के बावजूद वो लोग लीडिंग एक्सपोर्टर्स हैं, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्योंकि उनका लॉजिस्टिक्स बहुत इजी है। जैसा कि एपी में लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम होता है, शिप यार्ड हो या एयरपोर्ट का हो, तो ये सब कॉस्टली हम एपी के लिए पड़ जाता है, तो इसलिए एक्सपोर्ट्स में थोड़ा पीछे रह गए हैं।
रियासती हुकूमत से आरिफा को इस काम में काफी ताउन मिल रहा है। पानी मुहैया कराने से लेकर लेटेस्ट तकनीक की ताज़ा मालूमात उन्हें आसानी से दस्तयाब होती हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हम लोगों को सब्सिडीज वगैरह जो भी है, जैसे हमारे पास फार्म पॉन्ड है जिसके बगैर हम लोगों को पानी की बहुत दिक्कत होती, और तो वो 90% सब्सिडी गवर्नमेंट के तरफ से मिली है। तो वैसे जो सब्सिडी प्रोग्राम्स है वो बहुत सपोर्ट देते हैं, बट हमारी बस गवर्नमेंट से ये है कि जैसा एपी का 27% ऑफ प्रोडक्शन है मैंगोज में और महाराष्ट्र का सिर्फ 3% है, बट जो आइरेडिएशन फैसिलिटी जो यूएस के लिए ज़रूरी है वो मुंबई नासिक में है, जो महाराष्ट्र में है, और एपी में अगर ऐसी कोई फैसिलिटी होती है तो एक्सपोर्ट के तरफ से बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। बिजनेस को संभालने के साथ साथ आरिफा अपने घरेलू फराइज को भी बखूबी अंजाम देती हैं। वो अपने बच्चों को दीनी तालीम देना अपना पहला फर्ज समझती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु। ఇత్తనాలు, ఎరువులు, సేద్యం ఒక రైతుకి ఇంతకంటే ఇంకేటి కావాలా? ప్రతి రైతు తప్పకుండా జాతీయ వ్యవసాయ బీమా పథకం నుండి లాభం పొందే విషయం గురించి ఆలోచించాలా. భారత ప్రభుత్వపు వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ద్వారా నడపబడుతున్న జాతీయ వ్యవసాయ బీమా పథకం. దీని క్రింద ప్రకృతి విపత్తులు, పంటలు నాశించే తెగుళ్లు, కీటకాలు మరియు ఇతర కారణాల వల్ల బీమా చేసిన పొలంలో దిగుబడి కనుక గ్యారెంటీడ్ దిగుబడి కంటే తగ్గిపోతే అప్పుడు బీమా చేసిన రైతులకు నష్టపరిహారం చెల్లిస్తారు. అగ్రికల్చర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా అమలయ్యే జాతీయ వ్యవసాయ బీమా పథకపు లాభం పొందండి. వెంటనే సమీపంలోని ప్రభుత్వ బ్యాంకు శాఖను లేదా వ్యవసాయ అధికారిని సంప్రదించండి. బీమా చేసిన పంటలు రైతుల సిరి సంపదలు, సంపన్న భారతావనికి చిహ్నాలు. యౌమిద్దీన్, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बच्चों को तो वैसे डेली यानी हफ्ते में 5 दिन तो पढ़ा लेती हूँ, शाम के टाइम पे स्कूल से आने के बाद लोगों को, क्योंकि कुरान शरीफ दीनी तालीम भी ज़रूरी है बच्चों को। और मैं खुद क्योंकि पढ़ीसो हूँ, और मैं वैसे मेरे दोनों बच्चों की तो हो गई है, सिर्फ छोटी बच्ची की कुरान शरीफ बाकी है, दूसरी बच्ची को रिवीजन चलता है समझे डेली, तो उसमें टाइम कैसे भी निकाल लेती हूँ। आरिफा के शौहर और बच्चे भी उन्हें पूरा ताउन देते हैं और कदम कदम पर उनकी मदद करते रहते हैं। मेरे हस्बैंड डीजीएम फाइनेंस है कंपनी में, और एक्चुअली ये उनका ड्रीम है जो मैं फुलफिल कर रही हूँ। और मेरे बच्चों में बड़ा बेटा है जो बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, और मेरे दोनों बच्चियां 10th और 6th में हैं, और ये पूरे बच्चे सब समर वेकेशन में पूरा मैंगो में लग जाते हैं, और उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक्चुअली एक सीखने का प्लेटफॉर्म है, और वो बहुत हेल्प करते हैं मेरी हर तरीके से। आमों की किस्मों के मुताबिक उनकी कीमत तय की जाती है। 100 रुपए से लेकर 300 रुपए किलो तक ये बाजार में बिकते हैं। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और मिडिल ईस्ट में इन ऑर्गेनिक आमों की खास तौर पर मांग की जा रही है, लेकिन आरिफा को अपने आमों को अमेरिका भेजने में काफी दिक्कत पेश आती है। हमारे को मेनली दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, इंडिया में तो यहाँ से ज़्यादा है। एक्चुअली यूएस से हमारे को ज़्यादा क्वेरीज आए हैं ये साल, लेकिन हम लोग यूएस नहीं भेज सके। यूएस भेजने के लिए कंप्लीट प्रोसेस होता है। यहाँ से एक्चुअली नासिक में एक आइरेडिएशन फैसिलिटी है, वहाँ पे जाना पड़ता है, पूरे बॉक्सेस वहाँ पे जाके उसमें आइरेडिएशन एक यूएस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल के सामने आइरेडिएशन होता है, ताकि जो भी अगर कुछ केमिकल्स या कुछ भी पेस्ट है तो वो रिमूव हो जाता है बिफोर एक्सपोर्टिंग टू यूएस। तो यहाँ से जो जाने का है उसमें हमारा कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। एक्सपोर्ट के लिए एक तो एक्सपोर्ट लाइसेंस होना ज़रूरी रहता, और एपेडा में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी रहता, और दूसरा आंध्रा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जैसे क्योंकि ये हमारा नेचुरल प्रोडक्ट या एग्री प्रोडक्ट है, इसके लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिलना ज़रूरी रहता है। फाइटोसैनिटरी का मतलब ये होता है कि अपना केमिकल्स वगैरह कम से कम यूज़ हुए हैं, बल्कि खैर हमारे तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन प्रोसीजरल वाइज ये सब सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है।
आरिफा ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में मालूमात इंटरनेट के जरिए हासिल की। उन्होंने एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर से भी राब्ता कायम किया और पूरी तैयारी के बाद ही वो इस पेशे में उतरी। मोस्टली मैं इंटरनेट पे सीखी हूँ, इंटरनेट पे काफ़ी रिसर्च किया है और फिर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के कई सारे साइंटिस्ट से मुलाकात की। तो उनके थ्रू इनपुट्स, मोस्टली वो लोग केमिकल बेस्ड इनपुट्स देते हैं, बट उसको हम चेंज कर लेते हैं हमारे ऑर्गेनिक के तरीके से, और मोस्टली तो मेरा इंटरनेट से ही रिसर्च ज़्यादा हुआ है। आरिफा की मेहनत और लगन ने आज उन्हें एक कामयाब बिजनेस वुमन बनाया है। वो आज की खवातीन की एक मिसाल हैं जो अपनी काबिलियत और तजुर्बे की बदौलत किसी भी मुकाम तक पहुंच सकती हैं। आगे बस इसी को और डिफरेंट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं, लोगों को जितना हो सके, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक होने की वजह से हमारा प्रोडक्शन कम है तो रेट्स ज़्यादा है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम इसके रेट्स आम आदमी को पहुँचे, इस तरीके से हम उसका रेट्स कम कर सके, उसकी कोशिश कर रहे हैं हम। एक तो अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं आप, तो डेफिनेटली आगे चल के काफ़ी इसका वो होने वाला है। जैसे हम 7 साल पहले जब शुरू करे थे, इसके बारे में काफ़ी लोग बहुत नेगेटिव थे और एक तो ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जैसे देखते हैं तो मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स काफ़ी मिल रहे हैं, तो इसका डेफिनेटली आगे चल के बहुत डिमांड रहेगा। और जैसे लेडीज़ के लिए बोलते हैं आप, तो फार्मिंग अगर आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, तो फैमिली और फार्मिंग कर सकते हैं, बट आपको उसके लिए डेडिकेशन की ज़रूरत है। डेडिकेशन और पेशेंस रहेगा तो, क्योंकि रातों रात तो आप कुछ नहीं मिल सकता है इसमें, तो पेशेंस के साथ जाना पड़ेगा। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, क्योंकि आप जो पैसे आप डॉक्टर्स के फीस पे लगा रहे हैं, वही अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे लगाएं तो इट इज़ लाइक, यानी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, उस तरीके से होता है। तो आप डॉक्टर्स को पे करने के बजाय फार्मर्स जो जेन्युइनली ग्रो कर रहे हैं उनको पे करिए, और आपकी सेहत भी बनाइए, और आप भी खुशहाल रहेंगे, फार्मर्स भी खुशहाल रहेंगे। आरिफा ने इस मिसाल को सच साबित कर दिया है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, और उनके बागान के मीठे मीठे आम इसका सबूत हैं। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अंजाम तेरे हाथ है आगाज करके देख, भीगे हुए परों से भी परवास करके देख।